जी अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर 17 क्लास 10 पेज 55। आपने अपने हाइलाइटर्स और अपनी बुक जो है वो अपने पास पकड़ लें ताकि आपको हाईलाइट भी साथ साथ में करते रहें और समझती भी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है। हम जब कोई भी रिएक्शन देखते हैं होता हुआ, कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो हम कहते हैं ये कितना टाइम में होगा, तो दैट इज़ द बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन हम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस, कि एक रिएक्शन कितने टाइम में होगा, वो उसको हम कहेंगे सिंपल वर्ड्स में रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है, जस्ट इतनी, ठीक है। उसके बाद आपने स्टडी करना है रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन, आपने इसी तरह लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ से ना, केमिकल वट जो भी लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ आपने उसी को मार्क डाउन करना है। इन रिएक्शन काइनेटिक्स वी स्टडी दी रेट्स एट वी दी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, के उनके रेट्स उनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो जस्ट हम रिएक्शन काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसके रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो व्हाट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम एक बात याद रखते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन तब वकूअ पज़ीर होता है, तब वो होता है जब उनके अंदर रिएक्टिंग मालिक्यूल्स के अंदर कोलिजन अच्छी तरीके से हो, यानी कि एक दूसरे से वो टकराव अच्छी तरीके से हो। मिसाल के तौर पर इसको पहले पढ़ लेते हैं ना, एक मालिक्यूल ए है, ये मालिक्यूल क्या है, बी है, ये ए मालिक्यूल है और ये बी मालिक्यूल है। दोनों मालिक्यूल्स आपस में तब रिएक्ट करेंगे जब उनके दरमियान कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब अच्छे से वो आपस में टकराएं, ठीक है, प्रॉपरली ओरिएंटेड वे में, तब कोई भी रिएक्शन होता है। तो दिस इज द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो व्हाट इज अ रिएक्शन टेक प्लेस ओनली, सिर्फ कब होता है, व्हेन द पार्टिकल्स, पार्टिकल कौन से, एटम्स मालिक्यूल्स आयंस क्लाइड विद ईच अदर। बस इतनी डेफिनेशन आपने रिएक्शन करनी है किसकी, कोलिजन थ्योरी की, ठीक है। और कोलिजन, अभी मैंने आपको इफेक्टिव कोलिजन वर्ड मैंने बताया, तो कोलिजन विच लीड टू द रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी कोलिजन्स जो रिएक्शंस काज करें, दे आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो सिर्फ आपने इसमें ये डेफिनेशन करनी है कोलिजन थ्योरी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाईलाइटेड है बस, ठीक है। तो वो कहते हैं जी ठीक है, कोलिजन होगी, ये कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिटरमाइन करती है कि ठीक है ये इफेक्टिव कोलिजन होगी, उनकी वजह से रिएक्शन टेक प्लेस होगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो मालिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक डाउन करें और आपस में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करें। बस इतना ही आपने राइट डाउन करना है, लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लार्जर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एंड केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, बस इतना, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इफेक्टिव कोलिजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन, एक सेकंड में ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक प्लेस होती हैं तो ऑब्वियसली वो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये दो चीज़ें बेसिकली फैक्टर्स थे जो इफेक्टिव कोलिजन को डिटरमाइन करते थे, सिर्फ आपने इतना इतना करना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अब एक बात नहीं याद रखनी, यहाँ पर आप एक और भी हेडिंग दे सकते हो कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स दी, क्या टेम्परेचर अफेक्ट द इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि हम थर्ड फैक्टर ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गिर गया ये रहा। तो आपने क्या करना है, यानी कि टेम्परेचर फैक्ट आई तब भी ही लिखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आए तो तब भी आपने ये लिखना है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मालिक्यूल्स की भागने की स्पीड, काइनेटिक एनर्जी उनके आपस में टकराने की स्पीड बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज, द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स विल हैव मोर चांसेस टू कोलाइड विद ईच अदर, तो उनके आपस में टकराने की जो है पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन और रिएक्शन टेक प्लेस होना भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम ये कहते हैं कि वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी डेफिनेशन पड़ती हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैसे डेफिनेशन करनी, इसकी सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कैसे कर सकते हैं, दी अमाउंट दी क्या लिखते हैं, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल एक डेफिनेशन अगर एक लाइन में हम बात करें तो इतनी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। सो हम अगर लॉन्ग में आए तो हम किस तरह कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द कोलाइडिंग पार्टिकल्स विल लीड टू इफेक्टिव कोलिजन ओनली व्हेन दे पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट तब भी करेंगे जब उनके दरमियान क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगी। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन अभी हमने स्टडी किया, इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, बोलो शाबाश। इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जिसकी वजह से रिएक्शन कोई भी टेक प्लेस होगा, ठीक है। तो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये डेफिनेशन जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर लॉन्ग में आए, पार्टिकल्स रिएक्ट ओनली व्हेन एवरी एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सीड्स द एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक तो आपने ये कर लेना है, उसके बाद आपने अगर लॉन्ग में आए तो ये इतनी लाइन लिखी, ये जो है ना ग्राफ ये लाजमी करना है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपके पास हाई एनर्जी स्टेट होती है, इस बैरियर को क्रॉस करना होता है। तो ये जो एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ दी एक्टिवेशन एनर्जी, और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए इनकी हाई एनर्जी स्टेट को, ठीक है। तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इधर पोटेंशियल एनर्जी उधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन द रिएक्टेंट पार्टिकल पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी कोलाइड दे फॉर्म अ हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट कौन सी वाली, ये वाली हाई एनर्जी स्टेट कर देते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट भी इसको कहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी क्या हो रही है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आफ्टर दिस स्टेज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि ये स्टेट गुजरने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो प्रोडक्ट्स में बन जाती हैं। तो और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, यहाँ से इधर रिएक्टेंट से जब इस स्टेट की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब इस स्टेट से दोबारा प्रोडक्ट्स की तरफ आती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, फॉल्स डाउन, यानी कि वो डिक्रीज हो जाती है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपने चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसमें एक डेफिनेशन याद करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लिखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट बस, ठीक है, स्टेट्स दैट के बाद यहाँ से डेफिनेशन दोबारा स्टार्ट करनी है। स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑलवेज मीन्स द सेम। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑलवेज मीन्स द सेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलते हैं तो इफ़ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, अब ये इसी में आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ ये है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास चेंज किस तरह से होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक लॉ को फॉलो करना है, कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये होता है कि टोटल मास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमेशा क्या रहता है, सेम। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती हैं। इफ़ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, अगर रिएक्शन किस में हो, ओपन कंटेनर में हो, और एक कब है जब क्लोज कंटेनर में हो। तो क्या होता है, अगर ओपन कंटेनर यानी कि अगर रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स ए और मॉलिक्यूल्स बी आपस में कोलाइड हो रहे हैं, और ऊपर से ये बंद नहीं है, क्लोज नहीं है सिस्टम जो है। इफ़ इन दैट केस क्या होगा, अगर ऊपर से ये सिस्टम बंद नहीं है। इफ़ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, जिस तरह की ये वाले एग्जाम्पल में है, वेयर गैसेज कैन एस्केप और एंटर, यानी कि यहाँ से गैसेज जा भी सकती हैं और गैसेज आ भी सकती हैं। तो इस केस में क्या होता है, दे पेरेंट मास चेंज कैन अकर। इस केस में क्या हो सकता है कि मास चेंजिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि सिस्टम क्लोज नहीं है, मालिक गैसेज आ भी सकती हैं और गैसेज जा भी सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ गैस इज इवॉल्व, यानी कि अगर यहाँ से इवॉल्व करते निकलना, अगर यहाँ से गैस निकल रही है, इस केस में वो शेल ऑब्जर्व डिक्रीज इन मास। जाहिर बात है जब यहाँ से गैस चले जाएगी कोई, ये वाला कलर यूज़ करते हैं, अगर यहाँ से गैस निकल रही है तो यहाँ से कोई चीज़ निकलेगी तो मास क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज। और अगर कोई चीज़ आएगी, नई चीज़ आएगी, तो क्या होगा, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ द बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, या किसी भी रिएक्शन में मास किस तरह चेंज होता है, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस ड्यूरिंग केमिकल, ये रहने दे सारा, ये जो है ना ये कटिंग करते हैं, ओहो ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस चेंजेस इन द टेम्परेचर इंडिकेटिंग वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट है, एक्सो और एंडो। क्या होता है, एंडो में क्या होता है, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से, और एक्सो में क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही होती है। यानी कि लेट्स सपोज एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर तो
एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही बाहर से, सराउंडिंग से, ठीक है, ये आपके क्या है, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और अगर एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी अवॉल्व हो रही है, यानी कि इसी में एनर्जी निकल रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन चेंज इन द टेम्परेचर इंडिकेटिंग वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक की। और अगर रिलीज की जगह क्या लफ्ज़ यूज़ कर दोगे, अब्जॉर्ब्ड, इफ द हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। समझ लग रही है कैसे कह रहा हूँ, दोबारा सुन लो। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन किस तरह करनी है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो की जगह क्या लिख देना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, क्या होती है, अब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। बस इतना ही कर लें, अगर ये एग्जाम्पल करनी तो कर लो, ठीक है। अच्छा, ये नीचे डेफिनेशन आ भी गई वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, वो आप रहने दें, यहाँ से सिर्फ एक्सोथर्मिक ही कर लें, अगर वो करनी है वो भी ठीक है, ठीक है, ये मैंने भी आपको बता चुका हूँ। इस तरह इसके एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगी, व्हेन अमोनियम क्लोराइड, ये एक ही कर लें, अमोनियम नाइट्रेट रहने दें, इज डिजोल्व इन वाटर, जब हम अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, causing the container to cool down and it is the example of endothermic reaction, ठीक है, ओके, बस ये करनी है, इसमें से ये रहने दें, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा रेट बढ़ जाएगा या रेट कम हो जाएगा। तो सिंपल आपने ये पहले सबसे पहले याद रखना है कि जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी, जितनी ज़्यादा कोलिजन दो मालिक्यूल्स, एक मालिक्यूल ए है मालिक्यूल बी आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्रिएट होगी, और इफेक्टिव कोलिजन होगी तो रिएक्शन टेक प्लेस होगा। तो सबसे पहले हमारा पहला फैक्टर कौन सा, इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि अगर तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या असर होगा, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, द हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगी तो रिएक्टेंट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो इनकी आपस में टकराने की जो है चांसेस वो बढ़ जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। बस क्या कहें, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, इनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी और इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, बस, ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड्स में जो है अगर डिक्रीज़ करें तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल कंबस्शन ऑफ एयर कोल इन एयर प्रोसीड्स रिलेटिवली स्लोली एज कम्पेयर टू रिएक्शन इन प्योर ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम कंबस्शन ऑफ कोल करें, हम एयर में करेंगे जहाँ पर हमारे पास कितने 21% ऑक्सीजन, तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। यानी कंबस्शन ऑफ कोल अगर हो 21% ऑक्सीजन में तो रिएक्शन कंबस्शन ऑफ कोल क्या होगा, जलने का अमल कोल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दे, प्योर ऑक्सीजन कर दे, 100% ऑक्सीजन कर दे, तो एट दैट केस कंबस्शन ऑफ कोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिर्फ इतना करना, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सिंपल वर्ड्स में एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपको क्या है, ये ठीक है। अच्छा, कि क्या है भला, रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगी, कंसंट्रेशन उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कम होंगे, इफेक्टिव कोलिजन का रेट भी कम हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी को आपने दो लाइनों में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको एग्जांपल आपको मैंने कोट कर दिया, ठीक है। ये एक्टिविटी नहीं करनी है आपने, ये भी नहीं करनी, ठीक है, और ये भी रहने दो यार, छोड़ दो, रहने दो, ये भी रहने दो, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन गैस फेज, ये भी रहने दो। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अगर सॉलिड्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि ये एक चीज़ है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट सरफेस एरिया उसका, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इसकी निस्बत क्या होगा, कम रेट होगा। द लार्जर द सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सॉलिड्स का, ठीक है, पार्टिकल्स के आपस में टकराने की, आपस में कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब वो बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समय लगी, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा, आपस में इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा, आपस में टकराने की शिद्दत ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। और इसका अल्टरनेटिव में क्या होगा, अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो इसको भी आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सरफेस एरिया कम, इफेक्टिव कोलिजन कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम, बस, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो एग्जांपल देखें, लार्ज पीस ऑफ वुड विल स्लोली वाइल स्मॉल बर्न
वाइल स्मॉल पीस पर रैपिडली, जल्दी समय लगी कि नहीं, तो अगर वुड का ज़्यादा पीस लार्ज पीस होगा वो जल्दी बर्न करेगा, बर्न स्लोली वाइल स्मॉल पीस बर्न रैपिडली, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपने यानी कि इन सब फैक्टर्स में एक चीज़ सेम है, ठीक है। क्या चीज़, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्या क्या है मैंने, एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्या है, इफेक्टिव कोलिजन दैट कॉज द रिएक्शन, यानी कि वो कोलिजन जो किसी जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस होता है वो हायर होगी तो क्या होगा, ठीक है, रिएक्शन भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो उसके बाद अगर हम इसका स्टडी करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। अभी मैंने वही बात बताई है कि रेट किस पर डिपेंड करेगा, इफेक्टिव कोलिजन पर, ठीक है। एज द टेम्परेचर रिएक्शन प्रोसीड इंक्रीज, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कोलिजन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस एक प्रिंसिपल को आपने फोकस करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। occurrence the collision while lead to the occurrence of reaction also increases enhancing the rate of reaction, यानी कि सिंपल वर्ड्स में when we increase the temperature, ठीक है, effective collision increases and in turn rate of reaction also increases, ठीक है, that's all. Next factor is effect of catalyst. कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और इसकी मेन प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर, कि क्या कहा है मैंने, कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पर इसका असर क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किस तरह इफेक्ट करता है, कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कम एल्टर्स चेंज कर देता है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन ये खुद कंज्यूम नहीं होता, खुद जैसे रिएक्शन के स्टार्ट में डालें लास्ट पर वैसे ही बनकर बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये एक रिएक्टेंट्स है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, अगर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, पहले उनको इस पाथ को फॉलो करना पड़ रहा था, इस पाथ को फॉलो करना पड़ रहा था, ठीक है। देन क्या हुआ है, जब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट डालने के बाद क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, नहीं, कैटलिस्ट डालने के बाद उसका ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी, यानी कि इतना फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ा देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी कम होगी है, एंड मोर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट टुगेदर, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हाउ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शन को ज़्यादा बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो सिर्फ इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। तो इसमें आपने ये कुछ नहीं करना, ये भी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। दिस रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हेल्प्स फूड साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कंडीशंस, यानी कि फूड साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि ऐसी कंडीशंस फाइंड करने में जहाँ पर कोई भी रिएक्शन अच्छे से हो, यानी कि हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, सिर्फ इतना करना है इसमें, ठीक है। और सम एंजाइम्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट फूड्स कैन स्पॉइल द फूड्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो फूड को वो स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, विच कैन देन अंडरगो चेंजेस इन टेक्सचर, जिसकी वजह से फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यूज चेंज हो सकती है, उसका फ्लेवर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का आइडिया हो तो हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस को स्लो डाउन कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि हमारी कोई भी खुराक या कोई भी फूड स्पॉइल ना हो, ठीक है। तो दिस इज़ आर फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमी करनी हैं, मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ द रिएक्टेंट प्रोसेस एंड हायर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर डी में आंसर लिखे हुए इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका आंसर ए होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इतने बड़े बड़े एमसीक्यूज नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो एमसीक्यूज जिस तरह एमसीक्यूज नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 2 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 ये और 5 ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये सब करने होते हैं, ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कोई नहीं छोड़ना, अकॉर्डिंग टू एग्जाम
ठीक है। हाउ एवर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट 6 है और 8 है, 7 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी स्टेटमेंट भी ज़्यादा बड़ी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देन अगर बात करें, और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से पक्का ये जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये भी आपने जो है वो लाजमी करने, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करने हैं। तो दीज हमारा चैप्टर नंबर 66 पेज नंबर 66 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 सार्ट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।